मुझे तो सिर्फ सवाल पूछने आप लोगों को, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने हैं। आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? आपका स्वाभिमान कहाँ है? आप आपके राजनेताओं को कभी पूछेंगे नहीं कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है, लोग गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। वहां के लोगों को, अगर अभी तक उनकी वहां पे लोगों को रोजगार नहीं है, हम लोग वहां पे जा रहे हैं कि हमें भिखारियों की ट्रेन यहां पे नहीं चाहिए। और महाराष्ट्र लोगों से माफी मागतो. आणि मला परत असं बोलायचं नाही महाराष्ट्र लोकांनी समजलं बस. You are going to Mumbai, you should know Marathi first of all. No, I don't speak Marathi. You know English? I will not. ऐसे बदतमीजी क्यों कर रही है? बोल रही है मराठी बोल. What is this? What is this? वो बोल रही है, ये देखिए, बोल रही है मुंबई उतरी आपको बदतमीजी दिखाती है. ये क्या तरीका होता है? बदतमीजी क्या होती है? ये क्या तरीका होता है? मला मराठी माहिती नाही ना, तुम्ही बसा. बाहेर यायचं वो बोल रहे ना सीधा बोल रहे ना बोल मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी. हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का मुझे. नाही येत? नहीं आता. कुठच्या ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोला तो? नहीं मराठी आता बोलायला मुझे. लागणार तुला. नहीं का नाही बोलणार तू नहीं मराठी? आता मुझे. का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता. का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता. तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? आज हम बात करेंगे जो महाराष्ट्र में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट है, लैंग्वेज वॉर है, उसके बारे में, हिंदी और जो मराठी है उसके बारे में। तो चर्चा करने से पहले हमें कुछ बेसिक रूट कॉज को हमें देखना होगा, जिससे कि हम पता लगा सकें कि मेन कॉज क्या है, जो रूट कॉज है वो क्या है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो साउथ एरिया है, आपने काफ़ी अच्छा देखा होगा। आपने देखा होगा कि गुजरात गए होंगे कभी, तो आपको पता होगा कि गुजरात के लोग कैसे हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र भी आप कई बार गए होंगे, तो आपको पता होगा वहाँ के लोग कैसे हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हाँ, वहाँ के लोग कैसे हैं, लोगों का व्यवहार कैसा है, लोगों का बिहेवियर कैसा है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पर फिर आपने ये भी चीज़ सुनी होगी कि नहीं, महाराष्ट्र में गुंडागिरी हो रही है, महाराष्ट्र में लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जो लोग मराठी नहीं बोल पा रहे हैं उन लोगों के साथ में मारा पीटी हो रही है। बोलते हैं पेट पालने आ रहे हैं, बोले इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और ऊपर से अभी तक मराठी भाषा नहीं सीखी है। और उस पर एक पॉलिटिकल पार्टी MNS जो पार्टी है वो उनको मारने पे लग जाती है, उनको सबक सिखाने पे लग जाती है कि इनको ज़बरदस्ती मराठी सिखाई जाए तभी वो महाराष्ट्र में रहेंगे। महाराष्ट्र अदरवाइज़ वो महाराष्ट्र उनका नहीं है, वो जाएं अपने वहाँ पेट पालें जहाँ पे भी उनको पेट पालना हो। ये इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे महाराष्ट्र में, भारत के एक स्टेट महाराष्ट्र में वहाँ पे किया जा रहा है। नो डाउट भारत में जो महाराष्ट्र है या जो साउथ का एरिया है, वहाँ मैं घुमा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझना है और अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझना है कि बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है। बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ये है ही नहीं कि हिंदी और मराठी या धमकाना या मारना प्रताड़ना, ये वहाँ का कल्चर ही नहीं है। वहाँ का कल्चर तो बहुत ही सादा, सिंपल, एकदम अच्छा है। वहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मधुरभाषी लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ के। लेकिन बात करें कि वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी ने कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया है जिससे कि सारा ध्यान एक तरफ खींचा जा सके, बाकी की सारी चीज़ों से हटके वो काम MNS या वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पे जाके बखूबी किया है। और इस कारण से पूरा महाराष्ट्र
के बाहर जो किरकिरी फैल रही है, क्योंकि जब आपने वो चीज़ वहाँ पे फैलाई तो वहाँ पे लोग जो हैं, वहाँ के लोगों के अंदर भी वैसी भावना आने लग गई कि यार हाँ भाई, हमारा महाराष्ट्र है और हमारे महाराष्ट्र में 50-20 साल से रह रहे हैं, मराठी नहीं सीखी अभी तक, मराठी सीखनी चाहिए। उनको ये चीज़ दिख गई। तो ये दिखाने वाले कौन है? पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन आज तक उनको ये नहीं दिखा कि जिस महाराष्ट्र के दम पे, जिस महाराष्ट्र को वो शान शौकत बोलते हैं, जिस मराठी को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलते हैं कि नहीं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो ही मतलब वहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र में ही पूजे जाते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत देश में पूजे जाते हैं। कभी वो महाराष्ट्र से बाहर निकल के देखे तो उनको पता चले। वैसा ही एक सेम कॉन्टेक्स्ट आता है मराठवाड़ा में। आपने देखा होगा कि जो शिवाजी के टाइम की जो पीरियड था, उस टाइम पे जो पावर थी, जो शक्ति के केंद्र हुआ करते थे 17-18 सेंचुरी में, वो मराठवाड़ा था। आज आप उस मराठवाड़ा की स्थिति देख सकते हैं कि वो मराठवाड़ा में बीते पिछले महीने में करीब 700 से ज़्यादा मतलब एक महीने के अंदर 700 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है। और करीब 2022 का अगर डेटा उठा के देखा जाए तो करीब 4000 के आसपास, 4200 के आसपास वहाँ पे किसानों ने आत्महत्या करी है। 2023 में भी करीब 2200 के आसपास वहाँ किसानों ने आत्महत्या करी है और साल दर साल ये रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन कभी भी वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं आई है इस चीज़ को कहने के लिए, या कभी उस चीज़ को अपोजिशन पार्टी होने के नाते कभी वो वाले मैटर पे कभी कोई बात नहीं करी गई है कि हमारा महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और मराठी जो शक्ति का केंद्र कभी हुआ करता था मराठवाड़ा, आज उस मराठवाड़े की क्या हालत है जहाँ पे 700 से 800 किसान एक महीने में मारे जा रहे हैं। इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। एक वक्त में मराठा शक्ति का केंद्र माना जाता था। अगर आपको देखना है कि जो शक्ति है कहाँ, आप कौन सी चीज़ का प्रयोग कहाँ कर रहे हो, अगर आपको देखना है, अगर आप मराठी भाषा को ही लेके चल रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि मराठी भाषा जो है उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ों में आपको एक जैसा व्यवहार दिखाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं सिर्फ भाषा के आधार रखो बट बाकी की चीज़ें आप छोड़ दो। आप यहाँ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो साफ साफ। आपको नहीं दिख रहा है कि मराठवाड़ा जो केंद्र शक्तियों का होता था आज उसकी क्या हालत है, कौन बात करता है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे जाके हिंदी भाषा के विरोध के लिए ये उठा देती है कि नहीं मराठी भाषा नहीं सीखी है, तो वहाँ पे वो ऐसा कल्चर पैदा कर देते हैं कि हजारों लाखों जो लोग हैं उनके विचार उसी तरह से उभरने लगते हैं कि भाई ये मराठी नहीं सीख रहा है, ये हिंदी है, इसका मतलब है कि ये हमारा नहीं है, ये हमसे डिफरेंट है। उस प्रकार की भावना उन्हें भर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीधे सिंपल लोग हैं वहाँ पे, और उनको इस तरह की भावनाएं भर के फिर भड़काने का काम वहाँ पे बखूबी किया जाता है और फिर इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई भी कर दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि एक महिला थी, उस महिला बच्चे लिए हुई थी, छोटा बच्चा था, उसको भाषा के आधार पर उस महिला को भी नहीं छोड़ा गया। कितने शर्म की बात है कि आप मानवता को दिखाते हो। हम जब वहाँ जाते हैं, आप जाना कभी, भाषा के आधार को छोड़ दो तो आपको पता चलेगा कि वो काफ़ी अच्छा स्टेट है, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन भाषा के मामले में जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ भर देती है, उनके अंदर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, सबकी नहीं, लेकिन वो जो इन्फ्लुएंस्ड है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सोचो
अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हो तो उन्होंने तो अपने जो अगेंस्ट में जो शत्रु थे, जो अफजल खान था, जब वो अफजल खान को मारा था, छल करके वो आया था संधि के लिए, जब बात करी गई थी अफजल खान से तो वो आया था, तो उसके बाद में जब उसने छल किया तो उसको मारा गया था। शिवाजी महाराज ने अपने हाथों से जो पूरा कवच लेके पहन के वो वहाँ पे गए थे तो पूरा का पूरा उखाड़ दिया था, पीठ पूरी उखाड़ दी थी मतलब। तो वो उसके बाद में फिर जो प्रतापगढ़ का जो युद्ध हुआ था उसमें जब वो हारा तो वहाँ पे जो मुस्लिम स्त्रियाँ भी थी काफ़ी, 300 से ज़्यादा करीब रखेल और काफ़ी स्त्रियाँ थी वहाँ पे, तो वो लोग भी वो जब युद्ध हारने के बाद वो स्त्रियों को भी कब्जे में किया गया था। लेकिन शिवाजी महाराज को जब पता चला कि स्त्रियां भी, मुस्लिम की स्त्रियों को भी कब्जे में लाया जा रहा है, तो उन्होंने साफ साफ इस चीज़ से इनकार कर दिया था कि, और उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि सारे स्त्रियों को ससम्मान भेजा जाए, एक भी स्त्रियों को गुलाम नहीं बनाया जाए, क्योंकि हमारी दुश्मनी स्त्रियों से नहीं है। स्त्रियां माँ के समान होती है, स्त्रियां बेटी के समान होती है। शिवाजी महाराज का ये काम, ये कहना था। और उन्होंने स्त्रियों, कोई भी स्त्री हो, मुस्लिम स्त्री हो, उन पे कठोर दंड का प्रावधान भी किया था कि अगर स्त्री को साथ कुछ भी किया गया तो काफ़ी कठोर दंड था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की ये विचारधारा थी, इस उन्नत किस्म के लोग थे। और यहाँ देखो, उसी मराठी भाषा को लेकर के उस महिला के साथ में वो जो मारपीट करी गई है, उसके साथ बच्चा था। सोचो आज शिवाजी महाराज अगर जिंदा होते तो वो सच में सबसे पहले एमएनएस पार्टी वाले को ही बैन करते और सबसे पहले इनको ही उखाड़ फेंकते यहाँ से। तो हमें समझना होगा, पूरी की पूरी जो जनता है महाराष्ट्र की, वो ये देख रही है, लेकिन वो अपने आप को सेटिस्फाई कर ले रही है इस चीज़ से कि चलो कम से कम, जो भले ही वहाँ पे मारपीट हो रही है, लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट है मराठी और हिंदी वाला, इस कॉन्टेक्स्ट में मराठी को वो ऊपर समझ देते हैं कि चलो यार मराठी को ऊपर होना, मराठी के ऊपर होने से बाकी की सारी चीज़ों को वो जस्टिफाई कर लेते हैं कि चलो ठीक है, इसके साथ मारपीट हुई है और ये सब। चूँकि ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से कर रही है, तो जो भी चीज़ें करवाई जा रही हैं वो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। तो पॉलिटिकल पार्टी, अभी एक देखा होगा आपने, एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक एमएनएस का कोई कार्यकर्ता था, उससे न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा था कि भाई बताओ, जो मराठी काव्य जो लिखा गया था पहले, वो कब लिखा गया था? उन्होंने उत्तर नहीं दे पाया। मराठी भाषा के बारे में 2-4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया उन्होंने। मराठी भाषा डे नहीं बता पाया कि कब मनाई जाती है। तो इस तरह तो इनका इतिहास रहा है एमएनएस कार्यकर्ताओं वालों का। और दूसरी बात, ये जुल्म ढाते हैं और ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ें जस्टिफाई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मराठी, कि भाई कुछ होगा नहीं। तो मैं बता देता हूँ साफ साफ, इनकी सारी की सारी आइडियोलॉजी फेक है। अगर इनको सच में मराठी की परवाह होती तो ये अपने अच्छे जो भी कॉलेजेस होते वहाँ पे मराठी को अपना मराठी स्कूल बनवा देते। लेकिन इनको इंग्लिश से भी प्रेम है, इनको हिंदी से दुश्मनी है, लेकिन इनको इंग्लिश से प्रेम है। ये बोलेंगे कि नहीं, इंग्लिश को रखो और हिंदी को मत रखो। जबकि आपने देखा होगा कि करीब जब अंबेडकर ने जो ये संविधान बनाया था और संविधान सभा में भाषा के आधार पर जब वो स्टेट बांटने की बात चल रही थी, और उस टाइम पे वो बात भी थी कि कौन सी भाषा को राजभाषा, कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तो उसमें हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में रखा गया था और इंग्लिश भाषा को 15 साल के लिए सहयोगी भाषा बना के रखा गया था। मगर आज उसी क्षेत्र में, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हिंदी भाषा को साइडलाइन किया जा रहा है और इंग्लिश भाषा को एडॉप्ट किया जा रहा है। सिर्फ 15 साल के लिए रखा गया था, 1950 से 15 साल 1965 तक।
बट आज देखो कि ये 79 करीब 75 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, 75 साल से ज़्यादा, और 75 साल से ज़्यादा इंग्लिश कंटिन्यूस चल रही है। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा कि बार बार ये कॉन्टेक्स्ट उठ रहा है, क्या ये सच में मराठी एम्बेडेड है? क्या सच में इनको मराठी की परवाह है? अगर मराठी की परवाह होती तो मराठवाड़ा को पहले सुधार देते। वहाँ पे जो सूखा पड़ा हुआ है, किसान मर रहे हैं, उनको सब्सिडीज मिल रही है, उनको MSP के जो रेट है उससे कम में बेचना पड़ रहा है, उनको किसानों को लॉस हो रहा है, उनकी किसानों की जो फसल है अगर वो बर्बाद हो जाती है तो उनको क्लेम नहीं मिलता है, वो क्लेम के लिए परेशान है। जाके उनकी हेल्प करो ना। मैंने एक आंकड़ा निकाला था, हर दिन करीब महाराष्ट्र में और स्पेशली उस एरिया में, विदर्भ और मराठवाड़ा एरिया में, करीब 11 लोग मारे जा रहे हैं हर दिन। एवरेज हर दिन 11 लोग मर रहे हैं। क्या आप उन 11 लोगों की जिम्मेदारी ले सकते हैं? आप मुझे बताइए, क्या आप उन 11 लोगों को बचा सकते थे? क्या आप हिंदी और मराठी के कॉन्टेक्स्ट में बात ना करके क्या आप उन 11 लोगों को पर डे बचाने का काम कर सकते हैं? क्या आप मराठवाड़ा को जो शक्ति का केंद्र माना जाता था, क्या आप फिर से उस मराठवाड़ा को शक्ति का केंद्र बना सकते हैं? नहीं। क्या आप स्त्रियों का सम्मान कर सकते हैं? जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा था, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए और उनका सम्मान और समानता की बनाए रखने के लिए जो सपना देखा था, आज MNS के कार्यकर्ता उसको अच्छे से बर्बाद करने में लगे हैं। हिंदवी समाज स्वराज क्या था? हिंदुस्तानियों का राज्य, हिंदुस्तानियों का स्वराज। हिंदुस्तानियों का स्वराज मतलब जनता का शासन जनता के द्वारा। उनका मतलब ये था। उनकी दुश्मनी उस टाइम पे किससे थी? विदेशियों से थी, अफगान से थी, तुर्कियों से थी। उनकी दुश्मनी मुगलों से थी, अंग्रेजों से थी, लेकिन कभी हिंदुस्तानियों से दुश्मनी नहीं थी। यहाँ हिंदुस्तानियों को यहाँ पे कटघरे में खड़ा कर करके मारा जा रहा है, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती मारा जा रहा है। आज अगर शिवाजी महाराज जिंदा होते तो सबसे पहले ये क्लैरिफाई करते कि भाई साहब, इस चीज का हमसे और हमारी आइडियोलॉजी से, हमारा हिंदवी स्वराज से कोई भी लेना देना नहीं है। हिंदवी स्वराज का मतलब होता बाहर के लोग यहाँ पे शासन ना करें, जो कि मुगल थे उस टाइम पे। भारत का शासन हो, भारत के लोगों का शासन भारत के द्वारा हो। उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र से सीमित रह के ये चीज नहीं बोली थी। उनका मतलब था संपूर्ण देश, हिंदुस्तान। उनका मतलब था मुगलों को यहाँ से भगा देना, क्योंकि उस टाइम पे जो मुगल थे वो विदेशी आक्रमणकारी थे। अंग्रेज थे विदेशी आक्रमणकारी, तुर्क थे विदेशी आक्रमणकारी, अफगान थे विदेशी आक्रमणकारी। लेकिन आज उनके सिद्धांतों पर चलने के दूर, उनके सिद्धांतों को लेकर के यहाँ बात फैलाई जा रही है कि यहाँ बाहर के लोग आते हैं पेट पालने के लिए और 15 सालों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज भी नहीं सीखी। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 C and D, आर्टिकल 19 C and D ये बोलता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति कहीं पे भी जाके रह सकता है, कोई भी भारतीय व्यक्ति कहीं पे भी बस सकता है। अगर आज मेरा मन है मुंबई के जुहू इलाका में एक फ्लैट लेने का खुद का, तो मेरे पास पैसा है तो मैं जाऊंगा और फ्लैट ले लूंगा, बात हो गई खत्म। मेरे पास में कोई डुअल नागरिकता नहीं है कि मैं यहाँ से उधर जाऊंगा, उसके बाद में वहाँ महाराष्ट्र की नागरिकता लूंगा, देन जाके वहाँ पे मेरी नागरिकता अपील होगी, हफ्ते महीने भर वहाँ लगेगा, उसके बाद में फिर मैं वो लूँगा। वो सिंगल सिटीजनशिप है अपनी इंडिया में, सिंगल नागरिकता है। इसीलिए भारतीय नागरिक अपने आधार कार्ड में लिखा होता है, ना कि अपना दिल्ली के नागरिक या फिर उत्तर प्रदेश के नागरिक, ना बिहार के नागरिक या फिर महाराष्ट्र के नागरिक।
क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण यही है क्योंकि भारत एक यूनियन स्टेट है, यूनियन। और आर्टिकल 1 में, पार्ट 1 में सबसे पहले इसी चीज का जिक्र हुआ था कि भारत एक यूनाइटेड है, यूनियन है। इंडिया इज अ यूनियन स्टेट, यूनियन। तो इसकी महत्वता इसी बात से पता चलती है कि ये डाइवर्सिटी रहे लेकिन डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बहुत बड़ी बात है। मगर बार बार ये चीजें आप देख रहे होंगे कि हो रही है और उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। दिखा सकते हैं कि हाँ हम हैं, लेकिन है नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विचारधारा थी वो हिंदवी स्वराज की थी। इसका मतलब था कि विदेशी आक्रमणकारियों से उनकी दुश्मनी थी, अंग्रेजों से दुश्मनी थी। विदेशी आक्रमणकारियों से थी, अफगान से थी, मुगलों से थी, अंग्रेजों से थी। इसका मतलब अंग्रेजी दुश्मनी हुई ना। हिंदी कैसे हो सकती है? हिंदी का तो कोई नाम ही नहीं, बट हिंदी दुश्मनी बनाए जा रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जो गलत विचारधारा जो चलाई जा रही है उसको हमें तुरंत रोकना होगा, क्योंकि ये जहर की तरह फैल रही है और देश को बांट रही है, जो कि कदापि ठीक नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि जो संविधान है वो हमें ये आज़ादी देता है कि हम कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी बस सकते हैं। सामने कोई भी हो, कोई भी कहीं पे भी है, अगर मेरा चेन्नई जाने का मन है तो मैं चेन्नई जाके बस जाऊंगा, मेरे पास पैसे रहेंगे, मैं बस जाऊंगा। और ऐसे ही नहीं, सम्मान के साथ बसने का अधिकार है। वहां पे जो लोग थे उनको, एक बार आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र का जो एक एरिया था, कौन सा वो एरिया था, मीरा भाईंदर रोड था। वहाँ पे एक गुजराती व्यापारी था, मारवाड़ी व्यापारी था, जो गुजरात से था, उसको मारा गया था। और एक नहीं, 5-5, 6-6 एमएनएस वर्कर ने पीटा था। एक के बाद एक कर 5 लोगों ने लगातार उसको चाटे मारे थे। वो वीडियो पूरे भारत देश में वायरल था। तो ये तो भाई मतलब अपराध है एक तरीके से, तरीका नहीं, ये अपराध ही है। और इस अपराध की सजाएं संविधान में, लॉ में लिखी हुई है कि आप किसी को धमका नहीं सकते, आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी को जबरदस्ती उसकी विल के अगेंस्ट में बात नहीं कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें, फंडामेंटल राइट तो इतने क्रिटिकल हैं कि फंडामेंटल राइट ही 90% इंपॉर्टेंट होते हैं। और फंडामेंटल राइट की तो बैंड बजा रखी है एमएनएस वालों ने हिंदुस्तान में, एक बाहर के लोगों के साथ में। ऊपर से अगर लॉ की बात करी जाए तो लॉ भी इस टाइप से है कि भाई एफआईआर होने में भी उनको एक पूरा 24 घंटे लगे, और एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद में सब छूट गए। तो वहां की शासन वहां सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब आप इस चीज को तो कदापि सपोर्ट नहीं कर सकते हो, कदापि नहीं, कि आप किसी को मारो, किसी को प्रताड़ित करो, किसी के अगेंस्ट में आप उसकी अगेंस्ट में आप काम करो, कभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लॉ में साफ साफ ये चीजें लिखी है कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्रिमिनल केसेस है भाई। जिन्होंने ये किया उन पे क्रिमिनल केसेस लगेंगे, क्राइम किया उन्होंने, हिंदुस्तान की अखंडता को नष्ट करने का उन्होंने काम किया है। तो इसीलिए, और उनका अधिकार है वहां पे ना जाके सिर्फ रहने का, उनका पैसा है वहां जाके ना सिर्फ रहने का, उनका अधिकार सम्मान के साथ रहने का। आर्टिकल 21A यही बोलता है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार विथ डिग्निटी, जीने का अधिकार होगा और डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार होगा, सम्मान के साथ जीने का अधिकार होगा। हर एक भारतवासी सम्मान के साथ जीने का अधिकारी है, यही संविधान में आर्टिकल 21 में कहा गया है।
फिर कोई आके धमका जाए और उसकी विल के अगेंस्ट बोल जाए और उसके बाद ये बोले कि तुम जाओ पेट पालते हो यहाँ पे, ये क्या बात कर रहे हैं भाई। तुमको क्या लगता है कि जो महाराष्ट्र है वही सारा पूरा भारत देश में जितने भी माइग्रेंट आते हैं वही चलाते हैं? करीब 36% जो लोग हैं उनका निवास एक स्थान पे है ही नहीं, मतलब वो माइग्रेटेड है। 36%, आप समझो 36% कितना होता है। करीब आप समझो 50 करोड़ लोगों का स्थान, 45 से 50 करोड़ लोगों का स्थान एक जगह है ही नहीं। एक जगह वो रह ही नहीं रहे, उनका निवास जहाँ था वो है ही नहीं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है ना। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं यार बाहर के लोग आ जाते हैं और पूरा का पूरा रिसोर्सेज कब्जा कर लेते हैं। यार तुम क्या समझते हो, अगर तुम उसको जॉब कैसे दे देते हो? एक बंदा अगर सोचो यूपी या बिहार से आता है, आप उसको जॉब देते हो तो आप उसके ऊपर एहसान थोड़े करते हो, और आप उसको जॉब देते हो आपकी उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग जॉब देते हो। आपने देखा है कि अगर कोई ऐसा बंदा आप देखा है जो कोई जॉब ना कर पाता हो, जो कोई काम नहीं कर पाता, आपने उसको जॉब दिया है। भले ही आपने कैटेगराइज किया हो कि ये बंदा श्रेष्ठ है तो इसको ऊपर जॉब देंगे, ये बंदा अगर श्रेष्ठ नहीं है तो इसको नीचे जॉब देंगे, इसको इस लेवल की जॉब देंगे, लेकिन आपने कैटेगराइज करी है और आपने इंटरव्यू बाकायदा लिया है, तब जाके आपने उसको सिलेक्शन किया, और कम से कम में ऑब्वियसली बात है तो उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको जॉब दिया गया है। उसके पास में अगर कम टैलेंट है तो उसको कम पैसे दिए गए हैं, कम सैलरी दी गई है। लेकिन आप उसके ऊपर एहसान थोड़ा कर दियो कि आपने एहसान कर दिया है। वो बंदा आपको काम दे रहा है, बदले में आप उसके पैसे दे रहे हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्होंने काम किया है आप बताइए? कितने कम सैलरी पे तो तुमने उनको काम दिया है। एक तो तुमने कम सैलरी पे काम दिया है, दूसरी बात तुमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है ना कि हम तुमको रखेंगे, तुम हमारा काम करोगे, हम तुमको रखेंगे। क्या तुमने ऐसे आदमी को रखा है जो सिर्फ बैठा रहता हो, उसको तुम पैसे देते हो? चौकीदारी पे रखा होगा तुमने। क्या तुमने देखा है जो बंदे को कुछ भी नहीं आता हो, सारे यूपी बिहार या राजस्थान या गुजरात कहीं से भी आ रहे हों और वो कुछ भी ना कर पा रहे हों, ऐसे लोग जो कि अनटैलेंटेड हों और वो सब आ जाएं और उनको तुम मुफ्त में पैसे बांटते रहो? ऐसा तो कोई काम कर नहीं रहे हो ना। मतलब साफ है, तुम उन पे एहसान नहीं कर रहे हो, तुम उनका पेट नहीं पाल रहे हो। ये कहना बिल्कुल भी गलत है और संविधान के अगेंस्ट में है कि आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है कि तुम उनका पेट पाल रहे हो, तुम उनका पेट नहीं पाल रहे हो। एक फेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के साथ में, जबकि बहुत बार जो ऑनर होता है वो ही कॉन्ट्रैक्ट जीतता है। कम से कम में उसको कन्विंस किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो भी जॉब के लिए आते हैं, आपने देखा होगा हमेशा बार्गेनिंग और निगोशिएशन सतत चलती रहती है। तो उसके बीच में दो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, सरप्लस वैल्यू आपने सुना होगा, मार्क्स जो बोलता है, काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं बता दूं कि जितने वर्कर वहाँ पे काम करते हैं ना, वो वर्कर का जो एडिशनल काम होता है उनका पैसा भी वो वही लगते हैं। तो समझो, तो यूपी बिहार वाले या फिर राजस्थान वाले जो आके यहाँ पे काम करते हैं ना, तो उनको उतनी वैल्यू का पैसा तो दिया ही नहीं जाता है। वो जो सरप्लस अमाउंट होता है ना, वो सरप्लस अमाउंट से बिजनेस बनते हैं, लेकिन उससे भी कम अमाउंट पे उस पर काम किया जाता है। वो सरप्लस अमाउंट ऑनर के अकाउंट में जाता है, वो रिच हो रहा है, लेकिन उससे जो कम अमाउंट रहेगा वो अमाउंट पे सेटिस्फाई कर लिया जाता है वर्कर को। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते हो कि उनका पेट पाल रहे हैं, आप ये कह सकते हो कि वो लोग उनका पेट पाल रहे हैं भाई, क्योंकि सरप्लस अमाउंट से ज़्यादा की वैल्यू में वो लोग ले रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि महाराष्ट्र उनका पेट पालता है, ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ लोग आते हैं पेट पालने के लिए, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असंवैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल 19 यही बोलता है कि कोई किसी भी तरह का डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए, डिग्निटी वायलेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन है।
आर्टिकल 20 में लाइफ विद डिग्निटी है, ऐसे नहीं पहुंच गया कोई भी। तो ये चीज़ें बिल्कुल साफ हैं। आपने उस गुजराती को मारा, आपको मालूम भी है कि जो गुजरात से लोग आते हैं या फिर बाहर से जो लोग आते हैं, कई लोग आते हैं जॉब करने के लिए, कई लोग आते हैं जॉब देने के लिए। तो जो गुजराती और मारवाड़ी जो था वहाँ पे, मारवाड़ी जो था वहाँ पे गुजराती, वो आया था तो उसने जॉब, उसका तो खुद का व्यापारी था ना, वो तो यहाँ पे व्यापार करता था ना। इसका मतलब क्या हुआ, उसने 4 वर्कर उसने लगाए भी होंगे, 4 वर्कर लोकल के होंगे, तो उसने तो वहाँ पर उनको रोजगार देना चालू किया ना। लेकिन वो बिजनेसमैन आकर वहाँ पे रोजगार ही तो दे रहा था, क्या गलत कर रहा था। और रोजगार देने से तुम्हें मालूम है, इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बेसिक इकोनॉमिक्स मालूम है उन एमएनएस कार्यकर्ताओं वालों को, कि ये जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर आप उनकी बात करो तो उनका जो टैक्स है वो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्पोरेट टैक्स समझते हो? कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है कि बहुत हैवी टैक्स जिससे कि स्टेट चलता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? वो इन्हीं मारवाड़ी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग जो मुंबई में आके सेट होते हैं, वो लोग बिजनेस डालते हैं वहाँ पे, वो लोग बड़ा बड़ा उनका टैक्स का कलेक्शन जीएसटी के रूप में जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में जाता है। जीएसटी वो सब तो अलग, कॉर्पोरेट टैक्स अलग। तो हमें ये साफ समझना होगा कि सिर्फ मराठी और सिर्फ पेटबाजी और ये सब करके काम नहीं चलेगा। हमें थोड़ा सा ओपनली सोचना होगा कि ये जो चल रहा है वो एक्चुअली है क्या। ये जनता को मूर्ख बनाने के काम तो नहीं चल रहा है, हमें ये बहुत स्पष्ट समझना होगा। तो और अगर आप बात करो पूरा महाराष्ट्र की, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही पूरा का पूरा देश को चला रहा है? मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र का एक हिस्सा है मुंबई। अगर आप एक हिस्सा जो है मुंबई, उसको आप सेपरेट कर दें तो महाराष्ट्र का जो जीडीपी है वो 6ठे नंबर पे पहुंच जाएगी। आप मुंबई को अलग कर दे दो, क्योंकि मुंबई करीब 50% कंट्रीब्यूट करता है। 50% मुंबई, 50% रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र। तो बाकी के लोग जो आ रहे हैं वो रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में नहीं आ रहे हैं, वो बाकी के लोग आ रहे हैं तो वो सिर्फ मुंबई में ही आ रहे हैं। और उसका कारण भी यही है क्योंकि मुंबई में आरबीआई है, क्योंकि मुंबई में एनएसई है, बीएसई है, मुंबई फाइनेंशियल हब है। मुंबई में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बैंक्स हैं, सबके हेडक्वार्टर मुंबई में है। आईसीआईसी, एसबीआई, आपने एसबीआई को देखा होगा, 22,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में, समझ लो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आपने देखा होगा कि जो मुंबई है उस मुंबई में करीब आईडीबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, जो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट बैंक हैं वो वहाँ पे हैं, उनके हेडक्वार्टर वहाँ पे हैं। तो हमें ये साफ समझना होगा कि मुंबई जो है वो सिर्फ इकलौती महाराष्ट्र की नहीं है। बॉम्बे स्टेट था तो वो गुजरात का भी पार्ट था। लेकिन अगर आपने मुंबई को अलग किया और महाराष्ट्र में जोड़ा है तो आप समझो जो मुंबई है वो फाइनेंशियल सिटी है। और वो फाइनेंशियल सिटी कैसे है? क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि सेबी, बीएसई, एनएसई और तुम्हारा क्या बोलते हैं बैंक्स में तो ऐसा होता है कि जो बैंक्स होता है उसमें सीएसआर और एसएलआर भी होता है। एसएलआर होता है, सीएसआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब 4.5% होता है ये इंडिया में फिलहाल है और बढ़ता रहता है। तो करीब 4.5% जो टोटल अमाउंट है वो रखा जाएगा रिजर्व, वो रखा जाएगा रिजर्व किसके पास में? सेबी के पास में। तो सोचो सेबी कितना मिल है। वो 4.5% जो पर बैंक का है वो इंडिया में जितने स्कैटर्ड बैंक हैं, पीएसयू इंक्लूडिंग, और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वो सारी सेक्टर के जो बैंक्स हैं उन सेक्टर का 4.5% जो पैसा है वो कौन रखता है? तो इतना बड़ा फैक्टर होता है।
तो जब सारे के सारे बैंक्स अगर आप देखो, वो सारे के सारे बैंक्स देखो, उन सबका पैसा देखो, तो ऐसा थोड़ा है कि मुंबई का पैसा है। CRR बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, इतना पैसा किसको देना पड़ेगा? आपको RBI को देना पड़ेगा। 4.5% पैसा फिक्स है, RBI को देना है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इतना पैसा, जो इतना मोटा पैसा है, वो पैसा इकलौता मुंबई का नहीं है। पूरे भारत देश में प्रत्येक गांव और शहर के बैंक से जो उठाया गया पैसा है, वो 4.5% पैसा है, वो पैसा रखा हुआ है कौन? RBI। 71,000 तो ATM है इसके, मतलब कमाल है। तो इतना बड़ा बैंक है, इतना बड़ा पैसा है। IDBI फर्स्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तुम्हारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं, वो सारे के सारे बैंक्स स्कैटर्ड है पूरी इंडिया में, और ये सारे बैंक्स का जो पैसा है वो CRR कैश रिजर्व रेशियो के रूप में 4.5% रखा हुआ है RBI के पास में मुंबई में। किसका रखा हुआ है पैसा? इंडिया वासियों का रखा हुआ है पैसा यार। ऊपर से SLR भी होता है। ये तो अभी एक चीज बताइए, SLR होता है, उसका मतलब होता है सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो। उसका मतलब होता है कि 18% तो बैंक को ही रखना पड़ेगा। इसके निर्देश कौन देता है? RBI। अगर RBI चाहे कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए तो उस चीज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में। तो वो पैसा किसका है? RBI का है। 18% RBI का ये रखे हुए है, 4.5% ये है। अगर बात करें CLR की और SLR की, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, जो कि पैसा होता है, CLR हो गया किसका पैसा? भारतीय बैंक में जो 4.5% RBI जो भारतीय बैंक का पैसा रखती है, उसको CLR बोलते हैं, ठीक है। और SLR हो जाता है कि बैंक को खुद के अपने पास रखना होता है पैसा RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो भी पैसा RBI का ही हो गया। तो अब समझो CLR और ये जो SLR है, वो दोनों का पैसा अगर जोड़ लिया जाए तो भारतीय बैंक में करीब 200 लाख करोड़ का पैसा है। तो मैंने एक अंदाज़ा निकाला था, तो वो 200 लाख करोड़ का पैसा अगर देखा जाएगा तो 4.5% के हिसाब से 200 लाख का कितना होगा? 9 लाख करोड़। और सेम वही तुम्हारा 18% के हिसाब से 200 लाख करोड़ का कितना हो गया? 36 करोड़। तो 36 और 9 करीब कितना? 45 करोड़। 45 लाख करोड़। तो जो 45 लाख करोड़ है वो अकेला कौन हैंडल कर रहा है? करीब 1/4 पैसा, अप्रॉक्स 1/4 पैसा कौन हैंडल कर रहा है? कौन एक्यूपाई कर रहा है? RBI। तो ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल पावर दे रखी है, वो पैसा है किसका? जनरल भारतीयों का है। तो तुम मुंबई पे एकाधिकार नहीं जमा सकते हो कि यार मुंबई तुम्हारा है और मुंबई मतलब मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो और ऐसा वैसा। मतलब मुंबई इंडिया का है भाई, इसको हमें समझना होगा। फाइनेंशियल कैपिटल है, और मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, उसका एक और कारण है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट जिसमें बैंक का लगभग डबल पैसा, क्योंकि वो FII और DII और बहुत सारा मतलब इन्वेस्टर और पब्लिक मनी, वो सारा पैसा लगा होता है ना, तो वो उतना पैसा शेयर मार्केट के पास में भी होता है। मतलब BSE NSE में जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं, और उस लिस्टेड कंपनियों में जो पैसा लगाया गया होता है जनता के द्वारा या कंपनीज के द्वारा, या जो पैसा लगाया जाता है, वो सारा का सारा पैसा करीब 450 लाख करोड़ है जो इसको सेबी हैंडल कर रहा है। तो वही 450 लाख करोड़ रुपए जो है वो किसका है? वो इनडायरेक्टली जनता का पैसा है। 450 लाख करोड़, क्योंकि वो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, वो जनता का पैसा है। और वो पैसा कौन रख रहा है, कौन हैंडल कर रहा है? उसको सेबी कर रही है। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली जो पावर है वो मुंबई में दी जाएगी ना, मुंबई में रहेगी ना, क्योंकि वो फाइनेंशियल पावर मुंबई में भले ही हो, लेकिन वो फाइनेंशियल पावर पूरे देश के इकोसिस्टम से चल रही है। हमें ये समझना होगा। इकलौता मुंबई ऐसा नहीं है जिस आके बस मुंबई ने पूरा का पूरा भारत देश में सारी की सारी बेरोजगारी ख़त्म कर दी और वो बाहर के लोग आके यहाँ पे पेट पाल रहे हैं और ऐसा वैसा और दुनिया भर की जो बातें लोग करते हैं। उन सबको ये बात समझनी होगी कि ये जो मुंबई है वो फाइनेंशियल सिटी है और कैपिटल है, पूरी इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल राजधानी। जैसे कि दिल्ली राजधानी है, सेम वैसे ही। तो हमें इतना इतराना नहीं चाहिए मुंबई पे कि नहीं मुंबई है
और मुंबई इकलौती तुम्हारी नहीं है, मुंबई पूरे भारत देशवासियों की है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि उस मुंबई में फाइनेंशियल जो बैंक्स हैं सारी की सारी हेडक्वार्टर है उधर ही हैं, और वो जो CLR और SRR का जो पैसा है करीब 40-50 लाख करोड़, वो सारा का सारा हैंडल कौन कर रहा है? वो बैंक्स ही हैंडल, वो सारा RBI हैंडल कर रहा है। और RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। सेम वही चीज़ सेबी है, सेबी का जो पैसा है वो कौन हैंडल कर रहा है? सेबी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पूरा जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी होती है, वो सारी की सारी कंपनी कहाँ लिस्टेड होती है? वो NSE और BSE में लिस्टेड होती है, बट उसको हैंडल कौन करता है? सेबी। अभी आपने देखा होगा सुब्रत रॉय का जो केस आया था, तो उस केस में सेबी ने रोक लगाया था, अदरवाइज वो सारा का सारा उसकी कंपनी IPO आ जाती है, उसके बाद में फिर वो सहारा कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती और वो पैसा उठा सकती। ठीक, तो बहुत बड़े बड़े काम मुंबई में चल रहे हैं, और उन सारे की वो काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो जो महाराष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं या फिर जो मराठी बोलने वाले लोग हैं सिर्फ उनको ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रेडिट सारे भारत देश के जो इकोसिस्टम है उससे चलता है। इसीलिए महाराष्ट्र में जो मुंबई है वो फलीभूत होती है, और वही उसी के कारण एक इकोसिस्टम बना हुआ है ना। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात, अगर आप देखो कि जैसे कि मुंबई हो गया, ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, वैसे मुंबई भी है। बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल कैपिटल और बहुत बड़ा मतलब जो GDP का बहुत बड़ा सोर्स रहता है, मुंबई हो गया, ठीक है। जैसे नोएडा हो गया, गुजरात हो गया, गुड़गांव हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया। तो लोगों को क्या लगता है कि भाई नहीं, मतलब सारे लोग दुनिया में सारे लोग मुंबई जाते हैं, बट उनको पता होना चाहिए कि यूपी और बिहार में जो लोग हैं वो लोग भले ही पलायन के लिए जा रहे हो, बट उनका उद्देश्य सिर्फ पलायन नहीं होता है, उनका उद्देश्य होता है कि उनको शायद वहाँ पे बसना हो, शायद वहाँ पे अच्छा लगता हो, शायद वहाँ पे उनको घूमना हो, शायद उनकी आज़ादी हो। और बहुत सारे बाहर के लोग भी आते हैं, जैसे कि अब अभी सेंसस अगर आप देखो, सेंसस के अकॉर्डिंग करीब बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के, बहुत सारे लोग दिल्ली, बिहार और ये गुजरात और उत्तर प्रदेश में आए हैं। करीब सेंसस के अकॉर्डिंग करीब 2 लाख लोग माइग्रेटेड हुए हैं दिल्ली में। 2.5 लाख लोग माइग्रेटेड हुए हैं फ्रॉम महाराष्ट्र टू यूपी। 2.5 लाख लोग 2011 की जनगणना के अनुसार 2.5 लाख लोग महाराष्ट्र से यूपी माइग्रेटेड हुए हैं। करीब 1.5 लाख लोग माइग्रेटेड हुए हैं महाराष्ट्र से, 1,20,000 लोग माइग्रेटेड हुए हैं महाराष्ट्र से बिहार में, और करीब 1.5 लाख लोग माइग्रेटेड हुए हैं महाराष्ट्र से गुजरात में। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार नहीं, हम पेट पालते हैं उनका और वो यहाँ के भाषा नहीं बोल रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। वो वहाँ पे कमाने आ रहे हैं, और वो कमाते किसी के रहम और किसी के उस पे नहीं है, वो उनकी खुद की एबिलिटी होती है जो उनको पे किया जाता है, और उनका जो एक सफिशिएंट अमाउंट है सरप्लस वैल्यू को तो कभी उनको दिया ही नहीं जाता है, जिससे उनकी कंपनीज चलती है और वर्क वीक होता जाता है। ऐसे ही चल रहा है सिस्टम, कैपिटलिज्म टाइप का सिस्टम मुंबई में वो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ को समझना होगा कि जो लोग हैं वहाँ पे जो लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र से जा रहे हैं। अगर हम ऐसा बोलें कि महाराष्ट्र से इतने सारे लोग, 2 लाख लोग यूपी दिल्ली में, 2.5 लाख लोग यूपी में, 1.5 लाख लोग बिहार में, 2 लाख लोग 1,20,000 लोग बिहार में, 1.5 लाख लोग गुजरात में, ये सारे लोग माइग्रेटेड हुए हैं 2011 में। अब तो उनकी संख्या बहुत बढ़ गई होगी और वो वहाँ पे पेट पालने के लिए आ रहे हैं, तो ये कितना बुरा लगेगा। इसीलिए संविधान में ये चीज़ ऑलरेडी डाल दी है कि भाई साहब ये इस चीज़ को आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते, क्योंकि लोगों का सम्मान है भाई, लोग रह रहे हैं, राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ मतलब आर्टिकल राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। लोगों का रहना ही नहीं होता है, लोगों को रहना है विद डिग्निटी के साथ में। जब संविधान हमें ये पावर देता है तो फिर MNS पॉलिटिकल पार्टी कौन होती है संविधान के सामने जो वो ये बात रख सके कि यार बाहर के लोग जो हैं वो मतलब यहाँ पे आके रिसोर्सेज कैप्चर कर रहे हैं और वहाँ पे आके और उल्टा सीधा कर रहे हैं और ऊपर से मार रहे हैं ऊपर से उनको।
तो इस चीज़ का तो बहुत ही घोर निंदा ही नहीं, उन पे तो जो अगर उनको क्राइम करते हैं तो उनको क्रिमिनल सेक्शन में ही उनको डील किया जाना चाहिए, क्योंकि यही संविधान है और इसी संविधान से देश चलेगा। संविधान के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, ना ही चलनी चाहिए। सीधी और साफ बात यही है। और एक बात और, लोगों को क्या लगता है कि भाई यूपी बिहार में कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो अभी बिहार को थोड़ी देर रहने देते हैं, ठीक है। बिहार कभी था, तक्षशिला नालंदा जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ पे थी, चलो हम अभी उस चीज़ की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक देश का डेवलपिंग कंट्री ऐसा तो है नहीं आप बहुत डेवलप्ड हो गए हो। महाराष्ट्र ही बता दो कितना डेवलप्ड है। महाराष्ट्र में बता दो, अभी मैंने आपको बताया कि तुम्हारा 2 एरिया जो थे, तुम्हारा मराठवाड़ा का एरिया और विदर्भ का एरिया, वहाँ उस एरिया में आप अब मराठवाड़ा और विदर्भ का जो एरिया, जो 2 एरिया मैंने आपको बताया, उधर एरिया में देख लो, वहाँ पे आज भी तंगी छाई हुई है, आज भी किसान मर रहे हैं, वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, पानी की कमी है, क्लेम नहीं मिल पा रहा है उनको, इतनी बुरी हालत हो गई है। और रिसेंटली देखो वो अभी बाढ़ आया था मुंबई में, कौन सा बहुत हाईटेक काम किया है बीएमसी वालों ने, जिससे कि तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम ही ठीक हो जाए। तुमने पानी को नहीं अभी कर पाया, पूरे का पूरा चारों तरफ पानी दिख रहा था, तुमने एक पानी को एक सही से सिस्टम नहीं ढाल पाया। बारिश आते ही पूरा मुंबई डूब गया। आज से नहीं, 15 सालों से करीब यही चल रहा है। 2006 में डूबी था और अभी देखो कितनी सालों से डूबता हुआ आज फिर इस साल फिर डूब गया है। तो हम बहुत डेवलप्ड कंट्रीज में से नहीं हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, फेज में हैं। तो हमें ये समझना होगा और इस चीज़ को यूनिटी की तरह लेना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारा महाराष्ट्र और हमारा मुंबई और वो सब, हमें पूरे भारत देश की अखंडता को एक में लाना होगा, यूनिटी बनानी होगी। और वो यूनिटी तभी बनेगी जब आप इंक्लूसिव बनोगे, सभी कल्चर के साथ में, सभी रिलीजन, सभी धर्मों के साथ में और सभी भाषाओं के साथ में आपको इंक्लूसिव व्यवहार रखना पड़ेगा। वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अकेले चला रहे हो, आपके साथ में जो इकोसिस्टम लगा हुआ है वो सारा चला रहा है। मैंने अभी आपको आरबीआई और आपको सीबी बताया, वो सारा इकोसिस्टम 450 लाख करोड़ और 200 लाख करोड़ में जो अगर जो लोगों तो 45 लाख 18 करीब 36% और वो 18% और 9% वो और 4.5% और 18% वो, तो करीब 45 लाख करोड़, जो 40-45 लाख करोड़ है, लाख करोड़, इतना बड़ा पैसा की वजह से तो मुंबई फल फूल रहा है ना। तो मुंबई अकेले नहीं चलता है, इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। मुंबई को चलने में बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे कॉजेस हैं जो मुंबई को चला रहे हैं, और जो भाषा के आधार पे जो सुपीरियरिटी दिखा रहे हैं, बट बहुत सारे एंगल जो हैं वो सारे के सारे एंगल काम करते हैं। अभी आपने एलपीजी देखा होगा, आपको पता है एलपीजी के आने के बाद से कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है। पहले कंपनी नहीं होती थी, जब कंपनी आई, कंपनी आने का मतलब होता है रोज़गार होना। जब कंपनी आएगी तो लोगों को रोज़गार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपनियां आना बहुत हेल्दी बात रही थी एलपीजी के टाइम पे, जिससे कि उस टाइम पे कंट्री ग्रोथ होने लग गया था। उस टाइम पे देखो आप, मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे करीब 10 दिन का खाना भी नहीं था नसीब, 14 दिन का खाना भी नहीं बचा हुआ था देश का। उसके बाद में फिर वो वहाँ पे जाते हैं, डील करते हैं और एलपीजी के फॉर्म पे लेके आते हैं। तो हमें ये समझना होगा, बहुत गहरी है और स्पष्ट बात है कि देश के पास 14 दिनों का राशन नहीं था। एलपीजी आने के बाद से सारी चीज़ों को बाहर की विदेशी कंपनीज को भी बुलाया गया ताकि तुम और धंधा करो और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दो और जीडीपी बढ़ाओ। सेम वही कारण है कि बाहर के लोग अगर आते हैं तो आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ग्रो करते हैं, और आप जब यहाँ पे कंपनी डलती है तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलने से ग्रोथ होती है। लोग बेरोज़गार होते हैं तो वो लोगों को रोज़गार मिलता है। यही कॉन्सेप्ट सीधा सा है। तो हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद हमें मैदान में उतरना चाहिए और वो सब चीज़ें जो करी उसको हमें बिल्कुल भी क्रिटिक करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ गलत है भाई। अगर गलत है तो फिर उसको साफ साफ बोलो कि भाई ये चीज़ गलत है। अभी सब धीरे धीरे चल रहा है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम भी ऐसे होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि मुंबई अकेले सब चला लेगा। इंपोर्ट बाहर यूपी से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है और गुजरात से बहुत सारी चीज़ें मतलब आती है।
एक्सपोर्ट होता है वहाँ से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से चलता है बिजनेस। ऐसा थोड़ा है कि तुम अकेले स्टेट बना के चला लोगे यार, तो चीज़ें भी तो होती है ना। तो अभी यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में देख लो भाई, यूनिवर्सिटी के लेवल पे अभी बात चल रही थी, तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे देख लो, भारत में जो अभी में NIRF जो है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, उसने ये रैंकिंग निकाली है जिसमें दिल्ली का जो एरिया आता है, दिल्ली का जो JNU आता है, दिल्ली का जामिया आता है, वो दिल्ली का JNU दूसरे नंबर पे, जामिया इस्लामिया तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे आता है मणिपाल यूनिवर्सिटी, पाँचवें नंबर पे आता है तुम्हारा BHU, छठवें नंबर पे DU आता है। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है करीब 79 नंबर पे। आप समझो कितना ज़्यादा रैंक मतलब पीछे है। तो आप एक एंगल से नहीं तोड़ सकते चीज़। लखनऊ यूनिवर्सिटी कोई देख लो, आप वो आगे है, कानपुर में IIT है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़, सारी चीज़ें मिल के काम करती है, एक चीज़ कोई मिल के काम नहीं करती है। सारी चीज़ों का इकोसिस्टम जब चलता है ना, तब जाके चीज़ें काम करती है यहाँ पे। तो सब इम्पोर्टेंट है, भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ पे बात होनी चाहिए। और वो एक बहुत बड़ा बात है, कोई भी चीज़ आती है जो कि भारत देश को तोड़े, तो उसको हमें सबसे पहले कंडेम करना चाहिए, उसको हमें सबसे पहले उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, उसको क्रिटिक करना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए खतरा है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि भारत देश जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यूनिटी डाइवर्सिटी में, विविधता में भी एकता है। तो उसी प्रकार की विविधता में एकता को आगे बनाए रखना होगा। लेकिन ये जो भाषाई आधार पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो जो चला रही हैं यहाँ पे प्रोपोगंडा, उस प्रोपोगंडा से पूरे भारत के में अशांति फैलती जा रही है, और इंटीग्रिटी को खतरा है, सॉवरेनिटी को खतरा है, और फंडामेंटल राइट है उसको भी खतरा है, जहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन किया जा रहा है, जो कि संविधान के बिल्कुल भी अगेंस्ट में है। इसीलिए ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि ऐसी चीज़ें अभी दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, और अगर आपको लगता है, अगर आप देखो महाराष्ट्र को, अगर आप ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हो कि बाहर के लोग नहीं आए, तो ऑब्वियसली बात है आपको डुअल नागरिकता लेनी पड़ेगी, जो कि दूसरा देश हो सकता है। अगर आप महाराष्ट्र को एज ए कंपैरिजन करोगे इंडिया से, और महाराष्ट्र को आप अलग कर दोगे, तो मुंबई भी साथ में इंडिया में शामिल हो जाएगा। महाराष्ट्र पूरा अलग रहेगा, मुंबई अलग रहेगा, मुंबई इंडिया का पार्ट रहेगा। क्योंकि इंडिया में जो फाइनेंशियल सिटीज़ हैं, हब हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, मुंबई में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सारा का सारा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका इकोसिस्टम पूरे इंडिया के लोगों से मिलकर बना है। तो आप नहीं कह सकते हो कि नहीं, सिर्फ मुंबई को अलग करके आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ बन जाओगे, आप सब अलग कर लोगे। आप समझो कि करीब 25% जो रेवेन्यू है, जो पैसा आता है, वो कहाँ से आता है? पैसा स्टेट जो बजट आता है, वो 25% कहाँ से आता है? स्टेट से आता है भाई। और स्टेट में किसका टैक्स लगता होता है? हम सब का। GST किसका लगता है? GST तुम्हारा हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, पूरे भारत देश को मिला के जो टैक्स बनता है वो सेंट्रल को जाता है। तो वो जो टैक्सेस है, उस टैक्स से 25% यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट होता है। तो आप तो ऐसा बोल ही नहीं सकते, 25% तो आप सीधा स्टेट से उठा रहे हो ना। तो आप तो ऐसा बोल ही नहीं सकते हो कि नहीं भाई, मतलब पेट पालने जैसी जो बात यहाँ पे हो रही है बार बार, वो बात तो की ही नहीं जानी चाहिए किसी भी हालत पे। क्योंकि सबको जीने का अधिकार है, और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और आर्टिकल 19 भी बोलता है कि आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो, कहीं पे भी जाके बच सकते हो। तो इसमें कोई दूसरी पार्टी आके इस टाइप का मतलब जहर नहीं फैला सकती है, ना उसको फैलाने देना होगा। क्योंकि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए, भारत देश के लिए। धन्यवाद।